Let's go across now to Rajya Sabha, where the all-important Lokpal debate is taking place. Let's listen in. दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक उसको निर्दोष माना जाए, लेकिन ये बिल इस तरह का है जिसमें हर व्यक्ति को दोषी मानकर चला जाएगा और प्रधानमंत्री से लेकर एमपी तक और कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर निचले स्तर के अधिकारी तक किसी के खिलाफ भी कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है। और हम लोगों को और मंत्रियों को खास तौर से एक एसपी स्तर के अधिकारी के खिलाफ एक डिप्टी स्तर के अधिकारी के पास सामने अपने बयान देने जाना पड़ेगा। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होगी और स्थिति ये होगी कि कोई भी अधिकारी कागजों पर निर्णय लेने पर दस्तखत करने से डरेगा, मंत्री दस्तखत करने से डरेगा। बोफोर्स तोप के बाद आज तक हिंदुस्तान को दूसरी तोप नहीं मिली। एक जांच से एक डिफेंस सेक्रेटरी के जेल जाने के का असर यह हुआ कि हर आदमी डरता है कि दस्तखत करने से कागजों पर कि हमारी जांच होगी, हम फंस जाएंगे। आज ही के अखबारों में है कि अगली सरकार के भरोसे सैन्य आधुनिकीकरण, लड़ाकू विमान, तोप, पनडुब्बी खरीद समेत कई सौदे ठंडे बस्ते में कोई अधिकारी दस्तखत नहीं करना चाहता है। कोई भी अधिकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करना चाहता। हर फाइल प्रधानमंत्री के पास भेजना चाहता है कि केवल प्रधानमंत्री सीधे दस्तखत करे। जिम्मेदारी हो तो प्रधानमंत्री की हो, अधिकारी सब अब ड्यूटी से बचना चाहते हैं। तो आप देश को अनिर्णय की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। मैं इतने दिनों से हमारी पार्टी विरोध कर रही थी, लोग पूछ रहे थे। मैं आपके माध्यम से इन सभी संसद सदस्यों से और देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल मैं यहां जो कह रहा हूं वही बात सच साबित होगी। और ये विधेयक जिसको आप ला रहे हैं और पास करने जा रहे हैं, एमपी लेट्स, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, विरोधी हमारे होते हैं। जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा आपका विरोधी है, राजनीतिक विरोधी होंगे और विरोधी होंगे। वो कोई भी किसी भी व्यक्ति को जो ये कहे कि हम बिल्कुल 100% दूध के धुले हैं, उसको भी कल लोकपाल आने के बाद उस एमपी को एमपी लेट वाले मामले में जेल भेजा जा सकता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ी बहुत गड़बड़ी नीचे एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी एजेंसी जब हो जाएगी, जिम्मेदारी अंतोगत एमपी की होगी और एमपी पे ये कहा जाएगा किसने बेईमानी की। कोई अधिकारी फाइल नहीं चलाएगा। और तो छोड़िए, क्लास 3 और क्लास 4 के एम्प्लॉयज भी डरेंगे। कोई भी ये कह सकता है कि साहब ये क्लास 3 का एम्प्लॉय या क्लास 4 का एम्प्लॉय फाइल ले जाने के लिए हमसे पैसा मांग रहा है, जांच शुरू, कोई निर्णय नहीं हो सकता है। ये स्थिति है। और सबसे खतरनाक स्थिति है कि प्रधानमंत्री को किसी जॉइंट सेक्रेटरी तो डायरेक्टर होगा, लेकिन जो जांच करने वाला होगा डिप्टी एसपी या एसपी इस तरह का अधिकारी, उसके समक्ष अपनी बात कहनी पड़ी। जांच एक बार शुरू हो जाए, चाहे आप निर्दोष साबित हो जाएं, चाहे निर्दोष साबित हो जाएं, लेकिन जनता की निगाह में वो आदमी बेईमान हो जाता है। जिसके दरवाजे सीबीआई चली जाए, चाहे वो बिल्कुल निर्दोष साबित हो, लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो तो बेईमान है। ये प्रचार शुरू हो जाता है। तो ये स्थिति आप देश के सामने लाना चाहते हैं। ये मान के चल रहे हैं कि हर नेता बेईमान है, लोकपाल ईमानदार है और सारे के सारे लोग ईमानदार हैं। सारे के सारे लोग बेईमान हैं, लोकपाल केवल ईमानदार है। लोकपाल आएगा कहां से? लोकपाल कौन है? ये जजेस का भी नाम लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस ये होंगे। अभी जजेस का मामला आया कि नहीं आया? मामला सामने। ये लोकपाल होंगे। ये लोकपाल होंगे जो जनता की सेवा रात दिन करते हैं, जो आधी रात में भी दरवाजा खटखटाता है, कोई कष्ट में होता आदमी, तो ये पॉलिटिकल लोग बैठे हुए लोग उसकी मदद करते हैं। वे सब बेईमान हैं और बेईमानदार हैं, जो किसी से कभी मिलेंगे नहीं। अगर मिलने के लिए टाइम ले तो कहेंगे अब पूजा कर रहे हैं, अब ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद लोकपाल बन जाएंगे और आपकी जांच करेंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप
इस मामले पर पुनर्विचार करें, ये देश के हित में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मसलों पर जब निर्णय नहीं हो सकेगा, अनिर्णय की स्थिति में देश होगा, तो वो देश के हित में नहीं होगा। कई बार प्रधानमंत्री को तात्कालिक देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में तत्काल निर्णय लेना पड़ सकता है। इस पर भी क्वेश्चन उठेगा, इस पर भी जांचें होंगी, तो ये देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और इस लोकपाल को, ये जो आप काम करने जा रहे हैं, इस पाप में समाजवादी पार्टी भागीदार नहीं बनेगी। इसलिए हमारी पार्टी इसका विरोध करती है और सदन से बहिष्कार करती है, बहिर्गमन करती है। Okay. Now, Mr. Kapil Sibal to move the bill. Already Mr. Narayanaswamy has started. You continue. I rise to commend the Lokpal and the Lok Ayuk Bill 2011 to the distinguished members of this House. So since my colleague Narayanaswamy had already commended this bill to the House, I will not take too much time. But I would like to state that this House is confronted with a historic opportunity, either to make history or to repeat history. And I am sure that the distinguished members of this House will collectively this day make history and not repeat it. Sometimes we have to rise above our political viewpoint and listen to those outside this House, listen to their expectations from the distinguished members of this House, and also listen carefully about the manner in which we have conducted ourselves over the years. I think that never before in the history of this country has such a bill had such a wide public discussion. I think ever since independence, 8 Lokpals have been initiated in this House, with the exception of one in 1985, which was withdrawn, all others lapsed. And then we are all aware of events that I do not want to mention, which resulted in a joint drafting committee that was set up on the 8th of April 2011. And in the course of the joint drafting committee, we heard the voice of civil society and also opined on what should be the nature of the Lokpal and the Lok Ayuk bill. Ultimately, the matter, there was an all-party meeting on the 3rd of July 2011, and then we introduced the Lokpal Bill 2011 in the Lok Sabha on the 4th of August 2011. The bill was referred to the department-related Parliamentary Standing Committee on the 8th of August 2011. And on the 27th of August, the sense of the House was summed up by my cabinet colleague, who was then the finance minister, in the following words, and I quote, "This House agrees in principle on the Citizens' Charter, lower bureaucracy to be brought under Lokpal through appropriate mechanism, and establishment of Lok Ayuks in the states. I will request you to transmit the proceedings to the department-related Standing Committee for its perusal while formulating its recommendations for the Lokpal." Close quote. The Standing Committee had extensive discussions with all concerned stakeholders in its 48th report and made a number of recommendations suggesting major amendments in the bill as regards the scope and the content of the bill, including necessary provisions that ought to be incorporated. Then,
in the context of the recommendations of the Standing Committee, we withdrew the bill and introduced a fresh bill in the Lok Sabha, a more comprehensive Lokpal and Lok Ayukt bill of 2011 on the 22nd of December 2011. It was passed on the 27th of December in the Lok Sabha. But when it came to this House adopted a motion on the 21st of May 2012 and referred the matter to the Select Committee. And I must say, and I must compliment the distinguished members of the Select Committee. They very carefully looked at various provisions of the bill and made very comprehensive recommendations. And the leader of the opposition here was also responsible in taking a very constructive approach to ensure that we have a comprehensive and well thought out legislation which should be presented to this House to be passed.